Good morning class. Today we are going to study a new topic naming as cell swelling and enzyme leakage. आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. हमारा प्रीवियस टॉपिक जो कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन था वो ख़त्म हो चुका है ना. तो ये हमारा नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, सेल स्वेलिंग एंड एंजाइम लीकेज. तो बेसिकली सेल स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? सेल स्वेलिंग का मतलब होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर. जब वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाए, मतलब वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में जब ज़्यादा क्वांटिटी में पानी का जमा हो जाना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल स्वेलिंग. ठीक है, तो व्हाट डज सेल स्वेलिंग बेसिकली मीन्स? इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लाउडी स्वेलिंग और हाइड्रोपिक चेंज. इसको क्लाउडी स्वेलिंग भी कहते हैं और हाइड्रोपिक चेंज भी कहते हैं. ठीक, एंड it is also described as a process accumulation of water within the cytoplasm of cell occurs. मतलब कि वाटर का accumulation जो है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में होता है. नेक्स्ट इज वैक्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म वैक्यूलर डिजनरेशन. और मतलब जब वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो क्या वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना. साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे कि, और उसका फिर डिजेनरेशन होगा, तो उसको क्या कहेंगे? वैक्यूलर डिजेनरेशन. ठीक है, अब इसका कॉज क्या है? मतलब सेल स्वेलिंग मतलब सेल में जो पानी जमा हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो किस रीज़न से होता है? उसको सेल स्वेलिंग का जो मेन कॉज है वो क्या है? तो सेल स्वेलिंग का मेन कॉज जो है वो उसके जो एजेंट्स हैं जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग होती है बॉडी में, तो उसको हम क्या क्या एजेंट्स हैं जिनकी वजह से होता है? जैसे बैक्टीरिया की वजह से होता है, टॉक्सिन्स की वजह से होता है, केमिकल्स की वजह से होता है ना, पॉइजन्स की वजह से होता है, बर्न्स की वजह से हो जाता है. ठीक है, या इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाइपरटोनिक ग्लूकोज और सेलाइन. ठीक है, इसका मतलब कि जब इंजेक्शन के फॉर्म में हम हाइपरटोनिक ग्लूकोज या सेलाइन वाटर लेंगे, ठीक है, जब इंट्रावेनसली मतलब इंजेक्शन के थ्रू हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे बॉडी में, तो जब एक्सेस क्वांटिटी में इसका एक्सेस क्वांटिटी में देंगे तो भी ये वाटर का एक्यूमुलेशन होगा बॉडी में. और केमिकल्स जो हैं, कई केमिकल्स हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि सेल स्वेलिंग हो. पॉइजन्स हैं, उनकी वजह से सेल स्वेलिंग हो सकती है. बर्न से जल जाते हैं तो उनकी वजह से सेल स्वेलिंग हो जाती है. तो ये सारे आपके कॉजेज हैं मेन, जिनकी वजह से बॉडी में सेल स्वेलिंग होती है. ठीक है, अब पैथोजेनेसिस में अब इसका क्या प्रोसेस क्या है कि होता क्यों है ये? बेसिकली प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे सेल स्वेलिंग होती है बॉडी में, उसका कोई प्रोसेस होगा ना. ये तो पहले हमने कॉज पढ़ा कि किन कारणों से होता है, अब प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस वजह से कैसे होता है ये, है ना, सेल स्वेलिंग बॉडी में होता कैसे है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? impaired regulation of sodium and potassium of the level of cell membrane leads to cell swelling. जो सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है, उसका क्या हो जाना? डिसफंक्शनिंग हो जाना. मतलब जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है बॉडी में, जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जब वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, उसकी वजह से क्या होता है? सेल स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Impaired sodium and potassium pump results in intracellular accumulation of sodium and escape of potassium. और जब मेन फंक्शन क्या होता है कि जब प्रॉपरली आपका सोडियम पोटेशियम पंप फंक्शन करता है, तो उसका प्रोसेस होता है कि जो आपके सोडियम आयंस हैं वो बाहर जाने चाहिए, और जो है पोटेशियम आयंस है वो अंदर आने चाहिए. मतलब 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस सेल के अंदर आएंगे. तो बेसिकली प्रोसेस ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप का कि 3 सोडियम आयंस बाहर गए और 2 पोटेशियम आयंस सेल के अंदर आए. तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग होती है सोडियम पोटेशियम पंप की. अब जब सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, मतलब उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम एंड एस्केप ऑफ पोटेशियम. मतलब कि सोडियम जो है
सोडियम का एक्यूमुलेशन हो जाएगा सेल के अंदर, है ना, मतलब सोडियम की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और पोटेशियम जो है बाहर जाएगा, सेल के ऑपोजिट एक्शन होगा। पहले क्या था कि पहले था कि सोडियम बाहर जाएगा, 3 सोडियम बाहर जाएगा, 2 पोटेशियम अंदर आएगा। बट इन केस अगर कि सेल जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी नहीं होती है, तो क्या होता है, उसका ऑपोजिट फंक्शन होता है कि सोडियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है सेल में और पोटेशियम आयंस बाहर चले जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, दिस इन टर्न लेट्स टू रैपिड फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल टू मेंटेन आइसोऑस्मोटिक कंडीशन। अब इसको क्या, अब इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि सेल जो वाटर की क्वांटिटी वो सेल में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, ज़्यादा आ जाती है, एंटर कर जाती है। किस लिए, रीज़न क्या है कि उसका आइसोऑस्मोटिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए सेल का, है ना, कि आपकी आइसोऑस्मोटिक कंडीशन मेंटेन रहे, उसके लिए क्या होता है कि आपका जो है सेल वाटर की क्वांटिटी आपके सेल्स में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी सेल में ज़्यादा हो गई और एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर अकर्स इन द सेल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एंड हेंस सेलुलर स्वेलिंग अकर्स, जिसकी वजह से क्या सेल में स्वेलिंग होती है। इन एडिशन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम टू अकर्स, और साथ ही साथ मतलब कि सोडियम के एक्यूमुलेशन के साथ साथ जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन है, उसका भी एक्यूमुलेशन सेल में हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोफिक स्वेलिंग सेलुलर स्वेलिंग इज इंटायरली रिवर्सिबल चेंज अपॉन रिमूवल ऑफ द इंजीरियस एजेंट। जो ये सोडियम सेलुलर स्वेलिंग है, जो सेल की स्वेलिंग है या जिसको हम हाइड्रोफिक स्वेलिंग भी कहते हैं, ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब कि सेल अपना प्रॉपर फंक्शन कर सकता है, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है अगर जो इंजीरियस एजेंट है, मतलब जो कॉजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से सेल में सोडियम पोटेशियम पंप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, जैसे केमिकल एजेंट हो गया, पॉइजन्स हो गया, बर्न्स हो गया, जो भी एजेंट हैं जिनकी वजह से ये प्रोसेस सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब हो गया या इम्पेयर्ड हो गया, तो अगर ये इंजीरियस एजेंट हटा दिया जाए, है ना, इंजीरियस एजेंट ख़त्म हो जाए, तो वापस से प्रॉपरली सेल अपना फंक्शन, सोडियम पोटेशियम पंप प्रॉपरली फंक्शन करेंगे और सेल जो है अब सेल में कोई स्वेलिंग नहीं होगी। ठीक है, तब क्या होंगे कि सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, एंजाइम लीकेज। एंजाइम लीकेज क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑल्सो नोन एज ऑटोलिसिस, ऑटोलिसिस भी कहते हैं एंजाइम लीकेज को। और एंजाइम लीकेज बेसिकली ज़्यादा कहाँ पे होता है, जहाँ उस जगह पे होता है जहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है, अकर्स रैपिड इन सम टिश्यूज रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम सच एज इन द पैंक्रियाज, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। मतलब उन जगह पे जहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे एंजाइम लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि कहाँ पे, जैसे पैंक्रियाज हो गया आपका, गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो गया, है ना, तो यहाँ पे एंजाइम लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरमीडिएट इन टिश्यूज लाइक हार्ट, लीवर एंड किडनी। मतलब कि जहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, वहाँ पे भी एंजाइम लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एंजाइम लीकेज प्रोसेस इज स्लो इन फाइब्रस टिश्यूज, मतलब जो फाइब्रस टिश्यूज हैं वहाँ पे भी एंजाइम लीकेज के प्रोसेस मतलब स्लो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस द सेल आर डिसइंटीग्रेटेड बाय इट्स ओन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लिबरेटेड फ्रॉम राइबोसोम्स। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है एंजाइम लीकेज में, कि जो सेल्स होती हैं वो खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाती, टूट जाती बाय ओन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब अपने खुद के हाइड्रोलिटिक एंजाइम से ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, जो कि किससे लिबरेट होते हैं, राइबोसोम से। मतलब राइबोसोम से लिबरेट होते हैं ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं अपने ही द्वारा, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं उनके द्वारा ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।